हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस अंक में। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे मित्र अर्थशास्त्री श्री नयन पारिक जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच बोला साहब। नयन पारिक जी आते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और प्रोग्राम के अंदर भी देखा जाता है एक किस्म की स्माइल्स स्माइल्स एंड स्माइल्स आ जाती हैं। आ, नयन जी, आ, अब आज छोटे छोटे दो तीन विषय हैं जिन पर बात करेंगे। एक तो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है और दूसरा है हमारा सरकार के दावे हैं कि जहां पर वो कहती है कि वी शेप रिकवरी हो रही है, जबकि आरबीआई कहता है स्ट्रगल कर रही है। और जैसे ही कहीं कोई टैक्सेस को रैशनलाइज करने की बात आती है, जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर, तो वहां सरकार पीछे हटती नजर आती है। नहीं, हमारी इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। विरोधाभास की, पैराडॉक्स की स्थितियां हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल की, जहां पे एक दिन कुछ और कहा जाता है कि जहां पे इकोनॉमी इज रिकवरिंग वेरी फास्ट, और अगले दिन कहा जाता है इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग। तो ये एक तरह से सरकार को नहीं पता कि उसे कहना क्या है। आ, थोड़ी सी झड़प हुई है ऑटोमोबाइल की कुछ चीज की सरकारी अधिकारियों के साथ। अब नाम नहीं लूंगा कौन कौन है। तो शुरुआत करते हैं मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 6 लाख करोड़ की। बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर, बहुत सारे संशय हैं। अल्टीमेटली मैं भी इसमें एक कार्यक्रम में शामिल था, इसके ऊपर एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, तो काफी चर्चाएं हुई थी। सर, पहली टिप्पणी आपसे लेते हैं। मोनेटाइजेशन प्रोग्राम 6 लाख करोड़, सर ये क्या है? सब कुछ थोड़ा सा दर्शकों को बताइए सही। अगले 4 साल में सरकार का प्लान है कि 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकारी असेट्स जो है उसका मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को देके उसमें से ये पैसे इकट्ठे किए जाए। तो 6 लाख करोड़ रुपए के जो असेट्स है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे ऑन लीज या कंसेशन बेसिस पे। वो लोग उसको मॉनिटर करेंगे और मॉनिटाइज करेंगे। वो लोग उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस संभालेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 25 साल हुआ, 50 साल हुआ, और उसके बाद सरकार को वापिस आ जाएगा ये असेट। तो ये जो है उस तरीके से कहीं हम लोगों को जो कहीं 1,50,000 करोड़ हर साल के इकट्ठे करने का प्लान है, उसमें सबसे जो 2/3 है, 2/3 जो पैसा है, 2/3 जो असेट्स है, वो आने हैं 3 सेक्टर से। सड़क से 27%, पावर से 25%, सॉरी रेल से 25% और पावर से कहीं 15%। तो ये करके 27,000 किलोमीटर की सड़कें प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। वो उसको मेंटेन करेंगे, वो रखेंगे, वो उस पे टोल इकट्ठा करेंगे। 400 रेलवे स्टेशन और करीब 40 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेटाइज की जाएगी जी। और 28,000 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पावर ले जाती है उसको प्राइवेटाइज करने का प्लान है। तो ये जो है वो हम जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी करते हैं, बोलते हैं, ये पाइपलाइन इकट्ठी की गई है जी। अब ऐसा है कि सरकार समझती है कि रोड और पावर सेक्टर में उनको प्राइवेटाइजेशन का अनुभव है, क्योंकि सरकार ने जो बीओटी रोड प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर ने काफी पार्टिसिपेट किया है और प्राइवेट सेक्टर इसको, सड़क को बनाती है, उस पे टोल इकट्ठा करती है, उसको मेंटेन करती है, और कंसेशन पीरियड के बाद ये फैसिलिटी सरकार के पास वापस चली जाती है जी। अब देखिए, अब तक जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो जिसको बोला जाए कि जिसमें सड़क बनानी थी प्राइवेट सेक्टर को, उसमें दिक्कतें ज्यादा आती थी, क्योंकि उसमें लैंड एक्विजिशन आता था। उसमें जब बनाओ तब कोई फॉरेस्ट लैंड हो तो उसकी दिक्कत आती थी, लोगों के कहीं ऑब्जेक्शन आते थे, बाकी की दिक्कतों के कारण सरकारी अप्रूवल्स आने में देर लग जाती थी। तो इसीलिए जो रोड बनाने में माहिर लोग हैं वही उनमें आते थे। अब सरकार को चाहिए कि यदि इतने पैसे इकट्ठे करने हैं तो आपको कहीं पेंशन फंड, इंस्टीट्यूशनल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल जो है उनको लाने की जरूरत पड़ेगी, वरना सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से ये पैसे नहीं आ सकते। तो इसीलिए उन्होंने जो बनाने का रिस्क है वो निकाल के जो बाकी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं, जो सड़कें ऑलरेडी बन गई है 27,000 किलोमीटर, वो सड़कें प्राइवेट सेक्टर को या जो भी पेंशन फंड को दी जाएगी, वो लोग उसको मेंटेन करेंगे, वो लोग उसमें से टोल इकट्ठा करेंगे और वो पैसे जो है वो फिर प्राइवेट कंपनी करेगी। अब इसमें जो मुझे इश्यूज लग रहे हैं या जो चीजें हमको संभालनी है वो ये कि अब जब ये 27,000 किलोमीटर की सड़कें प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी तो जो मेन हमारे सड़क के इस्तेमाल करने वाले हैं, जो रोजी रोटी के हमारे देखने वाले हैं, उनपे टोल का बर्डन कितना बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, प्राइवेट सेक्टर में
एक अनुभव जो हम देखते हैं कि कहीं अभी रिसेंटली एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया गया है, मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है जी। तो मैंने एटलीस्ट कहीं एयरपोर्ट पे देखे हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास ये मैनेजमेंट जाता है, पार्किंग से लेके सब चीज की फीस जो है 2-3 गुना बढ़ गई है। उसके बारे में एजिटेशन भी हुए हैं, लोगों ने थोड़ी सी अपनी जो है जो अपना एंगर है वो भी जाहिर किया है। पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास आए हैं, यदि हम लोग कंसेशन एग्रीमेंट में और ये स्ट्रक्चरिंग में प्रावधान नहीं रखेंगे, तहकीकात नहीं बरतेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा ये रहता है कि कैसे इसमें मोनेटाइज कर ले, कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, कैसे कम से कम सर्विस देके ज्यादा से ज्यादा पैसे यूजर से ले। तो हम यदि ये करते हैं तो मैं समझ रहा हूं कि इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी जनता जनार्दन है उनको कैसे दिक्कत ना हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना जितना इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे या जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, तब आपको रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए ही पैसे देने पड़ेंगे। जो सर्विसेज आप यूज करेंगे उसके लिए क्या दुगने और तिगने पैसे देने पड़ेंगे। आपकी पैसेंजर ट्रेन में आपके जो फेयर है वो क्या 4 गुने बढ़ जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक ये हम जो स्ट्रक्चरिंग करें इस प्रोजेक्ट का, जो O&M दे रहे हैं, उसमें हम लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करती है तो इसमें जो हमारे रिस्क एरियाज है वो हमारे जो मित्र इसको यूज करने वाले, जैसे आप ट्रांसमिशन लाइन प्राइवेटाइज करेंगे, 28,000 किलोमीटर आपको करनी है पूरे देश में, तो अब जो ट्रांसमिट करके पावर आपके घर तक आता है जी। उसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन जब सरकारी एजेंसी करती है तो प्रॉफिट का इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। पर यदि कोई प्राइवेट सेक्टर जब भी करता है तो मैं देखता हूं कि प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पावर के भाव बढ़ेंगे या रेल के दाम बढ़ेंगे जब हम जाएंगे तब, अब सड़क पे जब जाएंगे तब टोल बढ़ेंगे। ये सब मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक सुविधा है, बेसिक फैसिलिटीज है, और ये जो यूज करते हैं वो कहीं कहीं बहुत ही बिछड़े हुए वर्ग से, जो पुअर और बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो रेल पे जाते हैं। वो कहीं ना कहीं यदि हम लोग उनके दाम बढ़ा दें तो उनपे क्या दिक्कतें आएगी, या हम टोल बढ़ाते हैं तो मैं समझ रहा हूँ इसकी कास्केडिंग इफेक्ट है, क्योंकि सब चीज ट्रांसपोर्ट होके हमारे तक पहुंचती है। तो जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं और हम सबको उसकी चपत लगती है, वैसे ही यदि टोल बढ़ेगा तो मैं समझ रहा हूँ कि हम जो भी चीजें यूज करते हैं, खाने से लेके कोई भी चीज, उस सब के दाम बढ़ेंगे क्या। ये सब चीजों का एक जो रोजी रोटी हमारे देखने वाले हैं उनके मन में संशय है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि जैसे जैसे ये लोग ये प्रोजेक्ट करते जाएंगे और यदि ध्यान से करें तो फैसिलिटीज भी अच्छी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आएगी और रेट कम होंगे। यदि ये होता है तो एक हमारा सुनहरा स्वप्न है जो सही हो जाएगा। पर यदि ये नहीं होता है और दाम बढ़े पार्किंग के और कोई फैसिलिटीज नहीं बढ़ी, जैसे कहीं एयरपोर्ट पे हुआ है, तो मेरे ख्याल से इट वुड बी काइंड ऑफ नेगेटिव ऑफ बोथ द साइड्स। एक तो फैसिलिटीज भी नहीं मिली और दाम भी बढ़ गए और कहने वाला कोई है नहीं। तो ये परिस्थिति का निर्माण न हो, उसके लिए मेरे ख्याल से हम लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड टाइट कंसेशन एग्रीमेंट डिफाइन करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स को स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एकदम ही हम लोगों को चौकन्ना रखना पड़ेगा, ताकि वो ये फैसिलिटीज अपनी है और अपने आप दाम बढ़ाने हैं और अपनी सर्विसेज जो देनी है वो अपने हिसाब से देनी है, वो फैसिलिटीज में ना आ जाए। वरना ये 6 लाख करोड़ जो हम लोग रेस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा भुगतनी पड़ेगी। कुछ मुद्दे हैं इसमें, छोटे छोटे रूप में उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जी। ये एक तरह से मेगा प्रोजेक्ट है, 6 लाख करोड़ रेज करना कोई मामूली बात नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट होने के नाते क्या सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं होती कि जनता को विश्वास मिले। जनता का रिप्रेजेंटेटिव संसद है, सरकार इन एसेट्स की कस्टोडियन है, मालिक नहीं है। मालिक हम हैं, 135 करोड़ जनता, ये इनके टैक्स से बना है। सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, तो सरकार मालिक नहीं होती है, सरकार कस्टोडियन होती है। तो क्या इतने बड़े डिसीजन से पहले आपको संसद से कुछ अप्रूवल नहीं लेना पड़ता क्या? आप संसद में जाना पसंद नहीं करेंगे क्या? आपको एक छोटा डाइवेस्टमेंट करना होता है तो आप उसको बजट में इंक्लूड करते हैं और पार्लियामेंट की अप्रूवल लेते हैं।
उसके बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति की अप्रूवल भी आती है उसकी, तभी उसकी सैंक्टिटी है सर। और इतने बड़े, चूंकि आपके पास अधिकार है, माना कि कोई डिसीजन आप ले सकते हो, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि इसको लेके आप संसद के सामने जाते, उसको डिस्कस करते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर जरूरत पड़ती तो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रखते इसको, ताकि इसके ऊपर एक वाइड डिस्कशन हो पाता था। दूसरी बात इसके अंदर ये निकल के आती है कि क्या आपने उस एम्प्लॉय से बात की जो लाखों में नहीं है, मिलियंस में है सर? अगर आप सारे पावर सेक्टर, बाकी सारे सेक्टर मिलाएंगे तो मिलियंस में है। तो क्या आप एट वन गो मिलियंस ऑफ पीएसयू एम्प्लॉयज को निकालकर बाहर कर देना चाहते हैं? इज इट डिप्लॉय? डिड यू जस्ट स्पीक टू देम? किसी एसोसिएशन से, यूनियन से आपने बात की है? क्योंकि जो वहां काम कर रहे हैं उनको 1 साल की, 6 महीने की गारंटी सरकार देती कि आप निकाल नहीं सकते, उसके बाद सब निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि उनको पता है कि ये इनएफिशिएंट है और इनको हम दूसरे लोगों को भर्ती करेंगे उसके अंदर आके। अब चाहे उसके अंदर पावर की ट्रांसमिशन लाइंस की मेंटेनेंस हो, या पावर प्रोडक्शन हो एनटीपीसी का, या किसी और का हो, या फिर इसके अलावा आपका रोड्स में हो, रेलवेज में हो, तो एम्प्लॉइज कहाँ पे? यहाँ पे आपने इतना बड़ा, मेरा घर है, मेरे घर को आप किराए पे दे रहे हो और मुझसे नहीं पूछ रहे हो, उसके बाद आप मुझे बाहर निकाल दोगे। ये प्रश्न मेरे जो माइंड में आए हैं, तो क्या ये सही प्रश्न नहीं है नयन जी? बिल्कुल। एक आपका तो खैर बहुत ही एक बेसिक प्रश्न है कि भाई जिसके असेट्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में क्या लिया जाए। पार्लियामेंट में तो एक आप फॉर्मेलिटी भी कर ही नहीं रही चाहिए, आपने कहा वो तो एक बेसिक है, पर उससे भी ज्यादा मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को ऑन बोर्ड लेना। आप एक डिसीजन लेते हो, उसमें जनता को जोड़ना, ये सिर्फ अकेले कोई इंसान का, अकेली सरकार का, अकेले अफसरों का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे आपने कहा, जनता का प्रोजेक्ट है। आपके यहाँ से कोई सड़क जा रही है और कल उस पर ऐसा टोल होने लगे जो आपको बर्दाश्त ना हो, आपसे आपकी कैपेसिटी के बाहर हो, आपके पावर के रेट बढ़ जाए, तो ये सब जो संशय है, लोगों को जो डर है, उसको एड्रेस करना मैं समझ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरे प्रोजेक्ट का सक्सेस जो है वो इसी पे निर्भर है। वरना यदि जनता इसके सामने आ जाएगी, खिलाफ हो जाएगी, इसको बॉयकॉट करेगी, इसके सामने कोई विरोध करेगी, तो ये बात कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो हमारे वो लोग हैं जो इसके ओनर हैं, और उससे भी ज्यादा वो लोग जो इसको रोजमर्रा यूज करते हैं। तो जो रोजमर्रा यूज करते हैं उन इंसानों का क्या क्या डाउट्स है, उन लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं, उन लोगों के क्या क्या भय है, इसको एड्रेस करना मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और जितना ये करेंगे, ये डायलॉग से उभरेगा कि भाई सड़क जो यूज करते हैं उनके क्या कंसर्न है, वो कैसे इनकॉर्पोरेट किए जाए। एयरपोर्ट जो यूज करते हैं, जो रेलवे स्टेशन यूज करते हैं, जो पैसेंजर ट्रेन यूज करते हैं, जो पावर यूज करते हैं, उनके कंसर्न्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करके हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करेंगे। तो आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि भाई 130 कंपनीज के लिए 130 करोड़ लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कदे साइड पे नहीं रख सकते हैं। तो ये हम लोगों को जरूर अपना ध्यान रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि सरकार भी ये करेगी तो इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय और इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल बना पाएगी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के लोग लेने आएंगे लीज पर इसको, तो उनकी पहली शर्त होगी, बताइए इन एम्प्लॉयज का क्या करूं, मैं तो अपने एम्प्लॉयज रखूंगा मैं। और आप लाखों लाखों मिलियंस पीएसयू एम्प्लॉयज को एक झटके में निकाल के बाहर कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा और, क्योंकि मुद्दे और भी हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर? सरकार को हर जगह दखलंदाजी करने की जरूरत है, और इसमें मुद्दे बहुत हैं, लेकिन एक मुद्दे से मैं लोगों को समझाना चाहूंगा सर, पावर ट्रांसमिशन। अब पावर ट्रांसमिशन में अगर आप किसी को लीज पर देते हैं लाइंस, और फिर आप कहते हैं ट्रांसमिशन में, देखो किसानों को तो फ्री देनी पड़ेगी आपको, देखो उसको पंप सेट भी फ्री देना पड़ेगा, उसके गांव में सिर्फ 8 आने की बिजली देनी पड़ेगी, और उसके बाद कमर्शियल को इतने की देनी पड़ेगी लिमिट। घर के लिए आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, दुकान के लिए इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जब आप इतनी सारी कंडीशन लगा दोगे तो कोई व्यक्ति ट्रांसमिशन अपने हाथ में क्यों लोगा? और सबसे बुरी बात तो यह है कि ऑलरेडी ट्रांसमिशन सफरिंग कर रहा है इंडिया में। आज जो बुरे हालात हैं, जो बिजली विभाग के हालात हैं, आपको पता है। तो क्या ऐसे में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं बढ़ेगा सर हर जगह पे? क्या कहा आपने, सरकार की क्या नहीं सरकार बढ़ेगी? इंटरफेरेंस,
किराए पे देने के बाद भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है। जरूर जरूर, मैं तो कह रहा हूँ कि उसको तो पहले रखने की जरूरत है, या जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उनको एक जो टीथ देने की जरूरत है, क्योंकि वो नेम सेक हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और आपने जैसे कहा, यदि जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो सरकारी ऑब्लिगेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर कर नहीं पाएगा। प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उसको नजरअंदाज करके कोई राउंड अबाउट वे से उसका कोई जुगाड़ करेगा, और उस सब में जो लोगों के हित की बात है वो कहीं परे न चली जाए, वो कहीं ऑफ द फोकस न चली जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने कहा ये सब पहलू पे हम लोग बात करें तो पूरा शायद एपिसोड उस पे निकल जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा एम्प्लॉइज के अलावा ये आप कैसे कर पाएंगे? हम जानते हैं कितने वक्त से एयर इंडिया को बेचने की जो हमारी कवायद चल रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही आता है कि एयर इंडिया के इतने एम्प्लॉइज प्राइवेट सेक्टर नहीं लेना चाहता, और आप एम्प्लॉइज यूनियन को पूछो तो वो नहीं चाहते कि प्राइवेटाइज इसको किया जाए। अब ये सब के क्या रास्ते निकलेंगे? ये सब का जब तक क्लियर पॉलिसी एंड रोड मैप नहीं होगा, तब तक हमेशा ही कोई ना कोई द्विधा, कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाएगा। और आपने कहा उसका डिस्प्यूट का कैसे रेजोल्यूशन होगा, वो सब पूरा जो है रोड मैप क्लियर होना बहुत जरूरी है। और न सिर्फ क्लियर होना, वो लोगों के साथ शेयर करना, और लोगों के जो कंसर्न्स है वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इसी के साथ इस मोनेटाइजेशन के टॉपिक को हम खत्म करेंगे कि दरअसल इन्हीं मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए इस बड़े मुद्दे का संसद में जाना जरूरी था, ताकि वहां पर उनसे जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं उनके ऊपर बातचीत हो सके, बहस हो सके, और वहां पे कोई एक रेजोल्यूशन निकल सके कि इसको ऐसे आगे बढ़ाना है। अदरवाइज तो एक पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, बाद में इसका बंद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब। ऊपर से अब मैं तो आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जाना इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, उससे और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कमेटी की बात की। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में यदि आपकी मेजोरिटी है और आप कुछ करा भी ले तो वो एक चीज है, पर बाकी के जो इतने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे आप लाएंगे? जैसे रेलवे का कर रहे हैं तो आप रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर्स हैं उनको लाएंगे बोर्ड पे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके कंसर्न्स अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऐसे ही जो रेल यूजर्स है, पावर यूजर्स है, उन सबको कैसे अंदर ले आएंगे? वो स्टेक होल्डर्स का अंदर होना और उनका कोई एक वॉइस, ये जब चीजें कर रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट हो, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटीज भी हैं, कमीशंस भी हैं जिनको इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, जैसे पे कमीशन बनता है हर 10 साल के बाद, तो वहां सारे मुद्दों को, सारे पहलुओं को चेक किया जाता है। चलिए अगले मुद्दे पे चलते हैं। सरकार बार बार कई मौकों पर, कई प्लेटफॉर्म पर कहती नजर आती है कि रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है, और जीएसटी के जो खास तौर से टैक्सेशन जो हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, एनकरेजिंग हैं, और थोड़ा सा वी शेप यूफोरिया पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पे आरबीआई अपनी रिपोर्ट में कहता है कि इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। दूसरी ओर जब ऑटोमोबाइल, जो कि इंडिया की इंडस्ट्री का 50% है, और अगर उसमें मैं पेट्रोलियम को भी ऐड कर दूं तो फिर तो पता लग रहा है वो 75% है सारा का सारा, बाकी 25% हमारी टोटल इकोनॉमी बचती है उसके बाद। तो फिर जब जीएसटी घटाने की बात आती है ऑटोमोबाइल को बचाने के लिए, तो वहां सरकार हाथ खड़े करती है, नहीं नहीं इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो क्या सरकार कंफ्यूज है? क्या उसे ये नहीं पता कि मेरे पास संसाधन कितने हैं और फाइनेंशियल संसाधन कितने हैं? या सरकार एक जगह एक वक्तव्य देती है और दूसरी जगह दूसरा वक्तव्य देती है? बड़ी कंफ्यूजन सी सिचुएशन है सर ये। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ये एक डाइकोटोमी है कि यदि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो हमारे जीडीपी ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस के आंकड़े हैं वो हम जब भी रिव्यू करते हैं तब उसको हम लोग डाउनवर्ड ही रिवाइज कर पाते हैं। अभी डबल डिजिट का तो कोई बात नहीं रही है, मेरे ख्याल से कहीं 8-9% की हर जगह बात चल रही है जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं कोई बार जीएसटी कलेक्शन कुछ आ गया, उससे भी आपकी जीडीपी इलेक्शंस है उस पे ज्यादा असर नहीं पड़ पाया है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, अभी एमपीसी के जो मिनट्स बाहर आए हैं और आरबीआई गवर्नर ने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि डिमांड साइड पे जो काम होना है वो अभी बहुत धीरे चल रहा है, मतलब डिमांड साइड आज भी बहुत ही वीक है। और कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अलाउ नहीं करता कि उसके जो दाम बढ़े हैं वो आगे दे पाए, क्योंकि डिमांड वीक है और प्राइस वो आगे अपनी रेम्यूनरेटिव कर नहीं पा रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डिमांड पुल की जगह कॉस्ट पुश काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इसीलिए ये एक चिंता का विषय है
और इन्फ्लेशन उसमें साथ में जो बढ़ रहा है, उनका कहना है सितंबर तक तो उसका कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना है कि अक्टूबर के बाद खरीफ क्रॉप आए और उसके बाद यदि थोड़ा सा कहीं इन्फ्लेशन काबू में आए तो वो एक पॉसिबिलिटी है। इसमें दूसरा आपने कहा कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी नयन जी। आज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स आए हैं न्यूज़पेपर में कि हमारी जीडीपी का 60% जो है ऑलमोस्ट वो प्राइवेट कंजप्शन के रूप में आता है अप्रोक्सीमेटली। कुछ लोग 58 बोलते हैं, कुछ 60 बोलते हैं, हम 60 पकड़ के चलते हैं नॉर्मल। और इन्होंने बताया कि प्राइवेट कंजप्शन आज से 2 साल पहले 2019 के अंदर करीब करीब 74-75 लाख करोड़ था, जो अभी कम होके 69 टू 70 लाख करोड़ आया। और 2022 की मार्च अप्रैल के अराउंड में शायद ये अगर पिकअप अच्छी रहती, कंसिस्टेंट रहती है, तो 77 लाख करोड़ पे आता है। ये एग्जैक्ट फिगर्स आए हैं, यानी कि 2019 के मुकाबले देयर माइट बी ए जंप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.3% जो कहा जा रहा है। ये रियल कंजप्शन फिगर्स हैं जो हमारी सारी स्टोरी को बयान कर देते हैं। देखा जाए कि हाँ, हम जहां से चले थे अभी वहां तक भी नहीं पहुंच पाए हैं 2019 के फिगर में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एम जस्ट सपोर्टिंग इट सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए एक साइड पे यदि सरकार कह रही है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बाकी की बात है, या शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो है वो एक बहुत ही लिमिटेड स्टोरी है। हो सकता है कि कुछ एक इंडस्ट्री अच्छी चल रही हो सकता है कि कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से इन्वेस्टमेंट कहीं खींच ला पाते हो, पर उसका असर जो है, हमारा जो बैकबोन है वो एमएसएमई है। तो एमएसएमई इंडस्ट्री की क्या दिक्कत है? आज क्रेडिट का जो डिमांड है वो कितना कम हो रहा है। कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि अब अगले 2-3 महीने में हम लोग क्रेडिट के लिए बैंक को प्रेशराइज करेंगे कि भाई आप लोगों को पैसा अवेलेबल कराइए। मैं समझ रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर से ज्यादा ये एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, क्योंकि यदि डिमांड कम है तो डिमांड साइड पे हम लोग काम करें। हम लोग यदि सप्लाई साइड पे काम करेंगे, आप बोलेंगे दीजिए दीजिए दीजिए, अब इसको लेना नहीं है एमएसएमई सेक्टर को, उनको दिक्कत आ रही है। वो यदि लोग अपने कम कर रहे हैं, if they are facing challenges, if demand side is problem and we are working at the supply side, तो कैसे होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले यदि किसी को भूख नहीं होगी और आप उसको जबरदस्ती खाना ठूसे जा रहे हैं, तो कैसे वो बात बनेगी? तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि डिमांड साइड पे काम करना, डिमांड साइड को स्टिमुलेट करना, और जब वो दैट इज व्हेन अ पर्सन वुड बी फीलिंग स्ट्रांग कि वो करेगा। एमएसएमई व्हेन दे फील दैट डिमांड इज गुड, व्हेन दे आर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, तब जाके ये सब बात बनेगी, तब जाके वो लोन लेंगे। वरना ये तो कोई लोन है, सब्सिडी नहीं है। इसको ब्याज भी देना है और पैसा भी लौटाना है। तो इसीलिए जो सिंसियर लोग हैं वो तो लेंगे ही नहीं। जो लेंगे और जिनको देने का इरादा नहीं है उनको दे आप, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये जो एक थोड़ी सी विरोधाभासी सिचुएशन है, उस पे मैं समझ रहा हूँ कि डिमांड साइड पे काम करने की, और जो भी हमारे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है उस पे जोर देने की मेरे हिसाब से जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और भारत सरकार वही नहीं करती है कि डिमांड साइड के ऊपर काम उसने बिल्कुल नहीं किया है। सारे के सारे मेजर्स जो आते हैं सप्लाई साइड के मेजर्स आते हैं। सप्लाई साइड के मेजर से आपकी क्रेडिट डिमांड नहीं बढ़ती है और ना ही इकोनॉमी विकसित होती है। लोगों की पॉकेट में पैसा चाहिए। लोग 2 साल से इकोनॉमी सब बोल रहे हैं कि उनकी पॉकेट में कुछ पैसा डालिए, कोई पेचेक प्रोटेक्शन दीजिए, कोई टैक्स में छूट दीजिए, लेकिन सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं। जब आप कुछ भी देने को तैयार नहीं है, और अगर आप 1.5-2 करोड़ भारत में अगर एम्प्लॉय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के, प्राइवेट एम्प्लॉय, कुल मिला के 6-7, 5-6 करोड़ तक की एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज भी हो सकती है इंडिया में। तो अगर उनको छूट दे दी जाए थोड़ी टैक्स के अंदर, तो वही डिमांड क्रिएट कर देगी। आप सीधा उठा के 6-7 लाख का एक टैक्स एग्जम्पशन कर दे इनकम टैक्स में, लोग अपने आप ही पैसा खर्चने करने को आ जाएंगे और उससे डिमांड बढ़ जाएगी। पर डिमांड साइड की ओर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। खैर, एक लास्ट टेल पीस लेते हैं छोटा सा, क्योंकि नयन जी को जल्दी जाना भी है, समय की बाध्यता है। कि भारत सरकार के अधिकारियों की एक मीटिंग हुई सियाम, यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं, और वहां पे कुछ भारत सरकार के बहुत उच्च अधिकारियों ने फिर वही एनिमल स्पिरिट को इग्नाइट करने की बात की और ये कहा कि ऑटोमोबाइल को अपना सारा जो इंपोर्ट्स है चाइना से उसको बिल्कुल मिनिमम करने की जरूरत है और पूरा रिप्लेस करके निल पे लाने की जरूरत है। तो उस पर खास तौर से मारुति उद्योग और टीवीएस के जो चीफ थे भार्गव साहब और वेणु साहब श्रीनिवासन, उनका कहना था कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, कई सालों से आपने जमीन पर कुछ नहीं किया है। आपको मालूम है कि ऑटोमोबाइल नीचे जा चुका है,
और उसको उठाने के लिए आप टैक्सेशन कम नहीं करते, जो आपके टैक्सेशन है प्यूरिटिव टैक्सेशन हैं, जो लग्जरी वाले हैं। तो आज एक मोटरसाइकिल या स्कूटर लग्जरी नहीं होता है, उस बात को समझिए। वहां 28% टैक्स लगाते हैं, फिर सेस लगाते हैं। ये बहुत कड़वी बातें निकल कर आई हैं, जहां पे शायद सरकारी अधिकारी स्टंट हो गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस किस्म के कड़वे वाक्य सुने पड़ेंगे, और उसमें नीति आयोग के भी कुछ लोग थे। सर, छोटा सा टेल प्लीज। देखिए, नॉर्मली जो इंडस्ट्री वाले हैं, और मैं कहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चेंबर्स वगैरह में रहा हूं, तो वो सरकार के सामने कम बोल पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां जाना है बार बार। तो इस सिचुएशन में जब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम के रिप्रेजेंटेटिव जब यदि कुछ बोले हैं और थोड़ा सा कड़वा बोले हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो बोल पाए हैं वो तो कहीं 10-20% ही है। वो ज्यादा बोल नहीं पाते हैं सरकार के सामने, पावर के सामने कहाँ कोई बोल पाता है। स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो ज्यादा बोल कम पाते हैं। तो इसीलिए उनका जो बोला हुआ 10-20% है, उसको हम लोगों को और भी अपने इमेजिनेशन से वो क्या नहीं कह पा रहे हैं वो भी सुनने की जरूरत है। यहाँ तो उन्होंने कहा भी है, पर मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को सीरियसली ऑटोमोबाइल के जीएसटी पे बहस करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। भार्गव साहब ने वगैरह ने तो आंकड़े दिए हैं, अमेरिका में, बाकी के विकसित देशों में ऑटोमोबाइल पे कितना जीएसटी है और हमारा इम्पैक्ट कितना है। तो इस पे हम लोग कम करें यदि जीएसटी, तो मैं समझ रहा हूं कि इकोनॉमी को भी मदद होगी। इट वुड वर्क ऑन द डिमांड साइड, जो हम आगे बात कर रहे थे वो, क्योंकि वो कॉस्ट कम होने के कारण और सरकार की जो रेवेन्यू पर से कम होने के कारण मैं समझ रहा हूँ कि सरकार की फाइनल रेवेन्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपका परसेंटेज रेट कम होगा पर एक्चुअल अमाउंट बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। यदि आप एक ये वाइजली डिसीजन नहीं लेते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ हम लोग सब जो प्राइवेट सेक्टर में है वो भी क्या सोचते हैं कि मैं अपनी फीस या अपने दाम इतने कम करूं तो कितने ज्यादा यूनिट बेच पाऊंगा। मैं समझ रहा हूं कि सरकार को भी इसको उस तरीके से लेने की जरूरत है कि यदि मैं जीएसटी रेट कम करता हूं तो अपने एब्सोल्यूट अमाउंट पे कुछ भी नहीं खोऊंगा, मे बी 6 महीना 12 महीना लगेगा, पर मेरा जो एब्सोल्यूट अमाउंट है ऊपर से बढ़ेगा। इट वुड बी अ विन विन। तो व्हाई कन्वर्ट अ विन विन सिचुएशन इनटू लूज लूज। जब ये लोग बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम सबको उनको सुनने की जरूरत है, और जो वो नहीं कह पा रहे हैं उनके आक्रोश को समझने की जरूरत है, और उस पे जीएसटी को कहीं फाइन ट्यून करने की मेरे ख्याल से हमारी जो एक लॉन्ग पेंडिंग जरूरत है उस पे तवज्जो देने की अभी मेरे ख्याल से वक्त आ गया है और हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक पिक्चर जो बिल्कुल क्लियर निकलती है वो ये है कि इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट के बीच में एक ह्यूज डिस्कनेक्ट है, और उस डिस्कनेक्ट को कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस देश में इंडस्ट्री और सरकार सेम पेज पर नहीं होते हैं, वहां पर देश तरक्की नहीं करता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां कॉन्स्टेंट्स और रेस्ट्रेंट्स सब चीजें इकट्ठी आती रहती हैं। ये बात मैं अपने छोटे से अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये था आज का रोजी रोटी कार्यक्रम। और चूंकि नयन जी को बहुत जल्दी निकलना है, बातें बहुत सारी करने वाली थी, लेकिन समय की बाध्यता, मेहमानों के समय की बाध्यता, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हम लेंगे आपसे आज्ञा, और नयन जी का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला और हमारे साथ आए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। तो दर्शक मित्रों, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आपका।